सुधाकर सोनवणे, पूर्व मेयर नवी मुंबई, सारे नवी मुंबई और देशवासियों को आपके TV1 इंडिया के माध्यम से इस आज़ादी के 78 वर्ष की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है दोस्तों। इस आज़ादी के लिए जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन सेनानियों ने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करके, आंखें नम करके उनका जो सपना है वो पूरा करने के लिए प्रयास करें। यही मेरी सबको शुभकामनाएं और आह्वान है। आज हम देश की आज़ादी के 78 साल पूरे करने जा रहे हैं और ये 78 साल जो है, 78 साल में हमने जिन जिन प्रकार की स्थितियाँ इस देश में देखी है, उसके बारे में अगर कहने जाए तो संक्षिप्त में कुछ बोला नहीं जा सकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश ने सारी चीज़ें देखी है। अब मेरी उम्र 65 साल है, तो मैंने भी कई उतार चढ़ाव देखे, जैसे कि राज्य में सूखा है, राज्य में करुणा है, इन सारी चीज़ों से हम यहाँ पर, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हमारे देश की कई जाति, कई भाषा, कई प्रांत, कई राज्य एक साथ जुटकर देश के विरोध में जो शक्तियाँ काम कर रही है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सेना को, हमारी सरकार को समर्थन जब देती है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे अधिक नौजवानों का देश भारत कहा जाता है। जहाँ नौजवान ज़्यादा है वहाँ एक तरफ से फ़ायदा और दूसरी तरफ से नुकसान भी है। अगर उस ताकत को हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान इसलिए होगा कि जो हमारी शिक्षा नीति होगी, वो शिक्षा नीति अगर सही नहीं होगी, उनको सही रास्ते पे, यानी कि वर्ल्ड में जिस प्रकार के कामगारों की आवश्यकता है, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्य हमारा जो है, भले यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी है, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े कार्यालय लगे हैं, IT क्षेत्र लगे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। वैसे विश्व भर में ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ भी लोगों की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार की आवश्यकता है, जहाँ जिस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर हमारा देश इस प्रकार की शिक्षा नीति बनाए, क्योंकि हमने तो 1980 के दशक में जो शिक्षा का निजीकरण जो है वो जिस प्रकार से यहाँ पर अपनाया, उसका कारण ही वो था कि शिक्षा का निजीकरण होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि जिस मात्रा में, जिस क्वालिटी के लोग यहाँ पर निर्माण होने चाहिए। अब देखो IIT, IIM जो है, यहाँ से बच्चे जब पास आउट होते, कितने % बच्चे यहाँ पर काम करते देश में, मुझे बताइए ना। ये हमारे देश का टैलेंट, पैसा हमारा, हमारे टैक्स से पढ़े हुए बच्चे, और जो बच्चे इस देश में काम कर रहे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वहाँ ज़्यादा फीस भी दे रहे, वहाँ के क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है, और वो क्वालिटी के लोग यहाँ देश चलाएंगे, यानी कि इंजीनियर वहाँ के रहेंगे, डॉक्टर वहाँ के रहेंगे, ये सारी चीज़ यहाँ रहेगी, तो देश तो उसी प्रकार चलेगा। इसलिए जो देश के लोगों के टैक्स के ऊपर पढ़ते हैं, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, यानी कि IIT है, IIM है, इन सब सारी चीज़ों में पढ़ने वाले लोगों को ये करना चाहिए कि अगर यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो पूरी सेवा आपको इस देश में देनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार का कानून हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो क्वालिटी हम चाहते हैं इस देश को आगे लेके जाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में उस प्रकार के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आज की स्थिति वैसी है क्या? तो नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं ना, जब 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर देश आज़ाद हो रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर मुंबई में अन्ना भाऊ साठे 16 अगस्त 1947 को इतना बड़ा 10,000 लोगों का मोर्चा लेके लोगों के सामने कह रहे हैं ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यानी जो भूखे नंगे लोग हैं उनके लिए हमारे पास क्या है? भूखे नंगे ने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उनके बारे में जो नीतियाँ बनी, उस नीतियों को धीरे धीरे करके उन्होंने जब 80 के दशक में काटा गया, आज की स्थिति तो बहुत भयानक है। आप देख रहे हैं कि जितने भी जिला परिषद और कॉर्पोरेशन के स्कूल है
इनको भी प्राइवेट करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों प्राइवेट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? क्या प्राइवेट करने से फ़ायदा होगा? प्राइवेट करने से क्या बच्चों की क्वालिटी बढ़ेगी? क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। हम इसलिए कहते हैं कि शिक्षा और आरोग्य जो है, ये सारी चीज़ें अगर हमारा देश का मजदूर यहाँ पर टैक्स दे रहा है, तो उस टैक्स से उनके लिए जो भी उनके जीवन में, अभी नहीं कि नौजवान हमारा भारत है उसमें से कितने % बच्चे चरस, गांजा, अफीम, नशीले पदार्थों में आप देख रहे हैं, कितनी जगह में नशीले इसके शिकार बच्चे बन गए। तो ये कैसे हुआ है? तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर खाली विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का सपना ऐसा नहीं होगा ना। जो आम आदमी है, जो सबके निचले स्तर का आदमी है, उसकी जाति मत देखो, उस आदमी की आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है। वो ज़रूरत ये नहीं है कि बस अरे आज़ादी का अर्थ तो कुछ लोगों ने ऐसा भी लगाया है, अरे मैं आज़ाद हूँ, मैं सरकारी बस जला सकता हूँ, सरकारी स्कूल का पंखा तोड़ सकता हूँ, सरकारी रास्ता उधेड़ सकता हूँ। ये सारी आज़ादी ने, इसलिए ने लाखों लोगों ने हमारे लिए प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने तो ये सपना देखा था कि हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं। विश्व विजेता कब बनेंगे हम? कैसे बनेंगे हम? ये पत्थर मार के, गाड़ी जलाकर, टायर फूंक के? अरे जब हम रास्ते पे चलते हैं तब हम कम से कम जो लाइसेंस लेते हैं, वो लाइसेंस लेके गाड़ी चलाने का अर्थ भी नहीं समझते। हम तो ये नहीं देखते कि लेन कटिंग करके हम जहाँ 2 गाड़ी खड़ी होने की जगह है वहाँ 3-3, 4-4 गाड़ी एक को एक टच करके खड़ी कर देते हैं। क्या डिसिप्लिन है हमारे पास? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोक प्रतिनिधियों की गलती है। अगर ब्यूरोक्रेट्स कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करेंगे, नाम नहीं रखेंगे कि भाई ठीक है, लोक प्रतिनिधि अगर नालायक है तो वह ब्यूरोक्रेट्स क्या करेगा। लोक प्रतिनिधि जिस प्रकार की मांग कर रहा है और वो पूरी करने में अगर वो ब्यूरोक्रेट जुटा हुआ है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बुरा चेहरा है। आने वाला समय और बुरा हो सकता है। इसलिए जल्द ही ये लोकतंत्र को सुधारने का काम, यानी कि जब तक हम लोक प्रतिनिधि करेंगे नहीं, तब तक असली आज़ादी का अर्थ समझेगा नहीं। और समझाने का काम ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते, लोक प्रतिनिधि करना, लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने भारतीय राज्य घटना स्वीकृत की और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश को लागू हुई। यानी देश को किसी ने थोपा नहीं है। उसके हम घर घर संविधान बांट रहे, क्या लिखा है? हम भारत के लोग। ये हमने हमारे प्रति इसको स्वीकार किया, हमने लागू किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है? सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आम आदमी की है। और वो आम आदमी अगर अपनी जिम्मेवारी से रहेगा, तब जाके निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो भारत आज़ाद हुआ है और 78 साल पूरा करके वो सुवर्ण महोत्सव मनाने के लिए आगे जा रहा है, तो उसका कुछ अर्थ होगा। वरना हम 78 साल के बाद में भी जात पात, भाषा, प्रांत में अगर फंसे रहेंगे तो इस आज़ादी का कुछ फायदा नहीं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।